पहले तो नौकरी मिला, फिर सुंदर वाइफ मिली, और उसके बाद फिर सुंदर वाइफ मिली, बोलना ही पड़ेगा आपको। अब आपके पास चारा भी नहीं है सर। उठी गिरी उठी उठी दौड़ी शीघ्रता से कैसे, मत की प्रयत्न यह यातना तू जान ले। अब बढ़ती जिम्मेदारी बिटिया की महतारी पे सो, पुचकारते हैं तनया को पुनु नाम से। जब वो मैके गई जब वो मैके गई थी तब मुझे कुछ सोचने का अवसर मिला, तो सोचने के लिए और मुझे देख लीजिए पॉडकास्ट, भाभी भी देखेंगे। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल देख रही होगी वो। मैं काटूंगा नहीं, नहीं काटूंगा, नहीं काटना है। मानसर कामराल गति अति लय ताल, राग ही विरागता का नर्तन धारी है। लेखनी पे रस नव शिवु करे कलरव, रस पर रस दस दिखी अति भारी है। कोमल से पद छाप करे जैसे जग नाप, बढ़ती हथेली से जो गूंजी की लिकारी है। चूंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर, वहां तो अकाल रहता है तो वो तो पूरा बजरंग दल रहता है। बजरंग दल है। एक लड़की थी नहीं, आप जब कमिटेड थे तो आप डिस्ट्रक्शन कहीं अपने आप को कर भी नहीं सकते, तो कर भी नहीं सकते, बाहर जूते पड़ जाएंगे आपको जब फाइनली पहले कुछ हो चुका है। मैं अभी तो देख रहा हूँ 2.5 साल होता है बच्चों को, फेंक दिए रहते हैं स्कूल में, उधर सो रहा होता है, गिर रहा होता है, बेचारा वो थक रहा था, घर में आ रहा है, गाड़ी में सोया हुआ आ रहा है। पहला है नियमित रहना और दूसरा है संयमित रहना। नियमित और संयमित, ये 2 मूल मंत्र हैं। आप यदि दिन में 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो ये 2 घंटा ही रहे। एक ही जमीन का प्लॉट है और दो दो लोगों के नाम से रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ये सब संभव है क्या? ये जो डबल रजिस्ट्री वाली जो बात है वो पहले संभव थी। आपका यदि आप अपनी जमीन बेच रहे हैं, बहुमूल्य जमीन बेच रहे हैं, तो आप जितने में बेच रहे हैं वो कम से कम वैल्यू अपने डॉक्यूमेंट में शो करें, ताकि वो आप डॉक्यूमेंट आपके पैसे पाने के लिए गारंटेड हो, गारंटी के रूप में काम आए। यदि किसी अननोन व्यक्ति से आप कोई जमीन खरीद रहे हैं तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि वो जमीन जो है कहीं प्रकार से बंधक ना हो, उस पर लोन ना हो, वो जमीन पहले और किसी को बिकी ना हो, चाहे उसके बारे में किसी से एग्रीमेंट भी ना किया हो। दूसरा चीज वही है कि वो जो जमीन है उसके बारे में जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, चाहे वो एग्रीमेंट हो चाहे किसी और को बेचे हुआ हो, तो वो ट्रांजेक्शन आप प्राप्त कर सकते हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, भार मुक्त प्रमाण पत्र के द्वारा। और तीसरा चीज ये है कि उसमें जो पड़ोसी हैं आसपास, यदि आप किसी जमीन को खरीद रहे हैं तो जो चौहद्दी कहते हैं, वो चौहद्दी उसका स्पष्ट रहे। तारा वो तो बाल रूप दीप्त सारा जग है मेरा, नियति का फूल शिव गोद में सुहाता है। टुक टुक पलकों को नहीं है विराम अब, सारी सारी रात ममता को तू जगाता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र बिंदु और फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे पाताल लोक पे। आज हमारे साथ मौजूद हैं शासकीय सेवा में जिम्मेदार पद पर कार्यरत विनम्र स्वभाव के अधिकारी श्री सिद्धार्थ शंकर मिश्रा जी। एक साधारण परिवार से निकलकर कठिन प्रतिस्पर्धा वाले परीक्षा जगत में अपना मुकाम बनाने तक उनकी जो कहानी है न सिर्फ प्रेरक है बल्कि उन सभी युवाओं के लिए मार्गदर्शक भी है जो आज पीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी सरकारी सेवा का सपना देखते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनकी और बचपन और शिक्षा, संघर्ष, सफलता, सरकारी सेवा के अनुभव और जमीन से जुड़े हुए व्यवहारिक जो सवाल है हर पहलू तक हम पहुंच सके। तो हमारे बातचीत में सर आपका आज बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सबसे पहले जानना चाहिए कि आपका जो शुरुआती जीवन है वो कैसा रहा, आपका बचपन, आपका स्कूल, हायर एजुकेशन, इसके बारे में कुछ बताएं। मैं बहुत ही सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे माता पिता शिक्षक हैं। माँ डॉक्टर पूर्णिमा मिश्रा, वो पीएचडी हैं और व्याख्याता है और वर्तमान में वो प्रिंसिपल हैं। और पिताजी हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। 2023 में वो सेवानिवृत्त हुए। तो जैसा कि एक टीचर के बच्चों का जैसा पारिवारिक माहौल रहता है, काइंड ऑफ वैसा ही हमारा भी माहौल था और बहुत ही शांत परिवार से हम आते हैं। और यदि मेरा व्यक्तिगत जीवन जो था
वो इन्हीं के संस्कारों से पोषित हुआ। और ऐसा देखा जाए कि मेरा व्यक्तिगत जो स्वभाव था वो बहुत ही चंचल था। जो छोटे छोटे रेडियो होते थे हाँ। बिगड़े हुए, अच्छा। मैं क्लास सेकंड में था, थर्ड में था, मैं उस टाइम से मैं उसको बनाने की कोशिश करता अच्छा, मतलब वो खुद पेचकस पाना उठाए, खुद पेचकस पाना उठा के। और वो उस टाइम के बहुत महंगे हुआ करते थे, क्योंकि ये बात है सन 2001 या 1999। उन दिनों में रेडियो ही था। उस टाइम पे रेडियो था और हमने तो टीवी बहुत बाद में देखा, 2004 के आसपास पहली बार टीवी। वो भी शायद ब्लैक एंड व्हाइट। वो ब्लैक एंड व्हाइट था, उसमें कोई डिस्कनेक्शन वगैरह नहीं रहते थे, एंटीना भी नहीं रहते थे। और हम 3 भाई बहन हैं, तो चूंकि अब जैसा ही हमारा एकेडमिक शुरू होता था जुलाई से, तो वो एंटीना भी बंद हो जाता था। तो हमको वो टीवी भी नसीब नहीं होता था। और उस टाइम पे जब, जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन से ही वो चीज़ों को सुधारने का काम और इलेक्ट्रिकल वाला जो काम था, तो उसे बहुत करंट लगे मुझे। अच्छा। और तो वो बिजली के झटके ऐसे झटके लगे हैं कि अगर किस्मत नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। तो वो एक शरारत है। तो अच्छा, मतलब ये जो झटके आपको लगे हैं कई बार या फिर एक आध बार में हम समझ गए कि नहीं ये ठीक मैं नहीं? एक बार काउंट करने बैठा था, तो वो जो झटके जो मैंने काउंट किए थे वो 81 थे। 81 बार आपको बिजली के झटके लगे, फिर भी आप नहीं सुधरे। कमाल। तो 81 बार, क्योंकि ये जो बिजली के जो झटके होते हैं ना, वो मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत सोचा कि मुझे इतने सारे झटके याद कैसे थे। जब मैंने उसको मेमोराइज किया, याद करने की कोशिश किया, मुझे लगा कि कैसे याद हो गया। तो वो जो बिजली के झटके होते हैं बेसिकली आपको आपकी डेथ की ओर आपको पुश करता है, और आपको कुछ याद रहे न रहे, वो मोमेंट तो आपको याद अच्छा, रहेगा। उस समय सुना हो कि आवाज, मेरे को भी झटका लगा है एक बार। हाँ। वो जब मैं देख रहा हूँ कि सामने कुछ लोग हैं, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा, कुछ ऐसा लग रहा है कुछ खींच रहा है, ऐसा लगता है। हाँ, देखिए मेरे पास जो 3 बड़े झटके जो मुझे लगे ना, जिसमें लाइफ है या नहीं, ये जो सिचुएशंस था। पहला तो क्लास जब मैं सेकंड में था, तो उस टाइम रेडियो बना रहा था, और उस टाइम पे पता होता नहीं था। उस समय 7 साल के रहे होंगे आप लगभग। हाँ, रेडियो बना रहे थे। रेडियो बना रहा था मैं। अच्छा। और उस टाइम पे मैं रेडियो का जो तार था, मैंने उसको डायरेक्ट पकड़ा था और बिजली चालू किया। ओह माय गॉड। और उस झटके से वो रेडियो अपने वजन से गिरा। मेरी दादी सोई हुई थी, क्योंकि पापा मम्मी दोनों टीचर, अच्छा, दीदी दोनों बड़े, वो दोनों सभी के सभी स्कूल गए, मैं केवल अपनी दादी के साथ। तो दादी सोई थी, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो मैं बोला कि बिल्ली है। वो एक समय था जब मैं बचा। दूसरा, गणेश अपन स्थापित करते हैं, गणेश पूजा के समय पे। तो उस टाइम पे बहुत शुरुआती समय था, और लाइव तार ऐसे कट के रखे रहते थे, और उस पे वो जो हाइलोजन बल्ब जो होते थे, उसको ऐसे टांगते थे ताकि लाइट हो जाए। तो मैंने एक तार को टांगा फेस पे, और जो उसका रिटर्न था दूसरा हाथ, हाँ, वो सीधा था, तो मैंने उसको मोड़ने की कोशिश की। रिटर्न आ गया वो। तो वो जो उस दिन मैं भगवान की कृपा से बचा उस दिन। चलिए, 81 झटके खा करके भी आप बहुत अच्छे जगह पे हैं, अब लोगों को झटके दे रहे हैं। तीसरा मैं और याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि ये सब संयोग बार बार नहीं होते, तो मेरा निवेदन है जो दर्शक हमें देख रहे हैं कि ये सारे संयोग जो बचाते हैं हमें, ये बार बार नहीं होते। तो मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है, आग्रह है कि इस तरह के जो काम है उन्हें प्रोफेशनल्स को ही करने देना चाहिए, और बचपन में इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। हालांकि वो जो एक लगाव है बिजली के प्रति, वो तो अभी भी है मुझे। आज भी है। मतलब आपको मैकेनिक बनने का जो मन में इच्छा है वो है। कई लोगों का हॉबी रहता है कुछ चीजें खोल देना, फिर बाद में टाइट बंद करना। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अपने घर में अगर पंखा लगा हुआ है, तो पंखा अगर खराब हो गया तो उसकी वाइंडिंग बस मैं नहीं करूंगा, बाकी उसको निकालना, करना, लगाना, सारे
बाकी जितने काम जो एक इलेक्ट्रिशियन करता है वो मैं कर लेता हूँ अपने घर पे। तो दिवाली और बाकी दशहरा ऐसे कोई त्योहार में घर वालों को भी आसान हो जाते हैं, छोटू पंखा लगा ले, बल्ब लगा ले, उनको बाहर से बुलाना नहीं पड़ता है, अच्छा भी है। क्योंकि देखिए हमारा बैकग्राउंड ही इंजीनियर का है। हाँ। और जब तक आप एक बिगड़ी हुई चीजें बना ना दें तब तक आपको कॉलेज से तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, घर से नहीं मिलेगा। घर से नहीं मिलेगा ना सर। अच्छा, उन दिनों में जो बचपन में आप पढ़ाई में कैसे थे कि आप, या फिर कोई ऐसा बदलाव आया? क्योंकि आप जिस पद पे आज हैं वहां आने के लिए आजकल कई लोग तरस जा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हो। बचपन में पढ़ाई वगैरह में देखिए माता पिता ने मुझे पढ़ाई के लिए फोर्स तो काफी किया। जैसे मैं बताया कि मैं बहुत चंचल था, तो पढ़ाई के लिए स्वाभाविक लगाव तो नहीं रहता है ऐसे चंचल बच्चों का, लेकिन हाँ पढ़ाई में मैं एवरेज था। जो मेरे मार्क्स थे वो 75-80 के बीच में ही हमेशा वो ट्रेवल किए, और ऐसा ही मेरा इंजीनियरिंग भी था। सर बीच में एक सवाल इसमें जोड़ देना चाहता हूँ। आजकल के माँ बाप जो हैं उन लोगों को, बच्चों को ना एक दबाव बना रहे हैं, 99% लेके आओ, 98% लेके आओ, कोई मतलब नहीं है, 100 लेके आओ तभी अधिकारी बनेगा, ऐसा लगता है? कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बच्चों को जीने दो, बच्चों को जीने दो। वो जितनी शरारत कर सकते हैं, मतलब केयर में, केयर में आप केयर कीजिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, लेकिन आप उनको स्वतंत्र कीजिए, उनको खेलने दीजिए। वो पढ़ेंगे भी, यदि आप उनको खेलने देंगे तो वो पढ़ेंगे भी। तो दोनों चीजें जरूरी हैं और दोनों चीजें मॉडरेट होनी चाहिए। और कई बार हम सुनते हैं दिव्य कीर्ति सर के जो कई पॉडकास्ट में उन्होंने बताया है कि वो चाहते हैं कि बच्चे जितने अधिक शरारत करेंगे, जितने अधिक शरारत करेंगे वो उतने निखरेंगे। प्रेजेंट ऑफ माइंड उनका तगड़ा रहता है, तगड़ा रहेगा। मेरा व्यक्तिगत जो जीवन था वो ऐसा था कि मैं जैसे संगति में था मैं उसमें ढलता गया। संगति कैसी थी? मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार मैं जो स्कूल में जो क्लासों का वो क्लासिफिकेशन होता है ना, क ख ग, तो जब मैं ख में था क्योंकि परसेंटेज कम थे कभी, तो ख में था। तो ख में मैंने 61% में टॉप किया। अच्छा, तो आप हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हुए? हाँ, मैं हिंदी मीडियम। मतलब लोगों को ये भी पता होना चाहिए सरस्वती शिशु मंदिर। बताइए, अभी गलत भावना लोगों में है सर कि अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, माँ बाप परेशान है फीस भर भर के। फिर भी देखिए वो समय की डिमांड है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी फिर आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम उसी तर्ज पे खोला है, ताकि क्योंकि वो समय की मांग है। आप किसी एक लैंग्वेज को ऐसे नकार नहीं सकते, जबकि वो ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है ना, ताकि आप उसमें सरवाइव कर सकें। निसंदेह आपका जो क्वालिटी है वो आपको उभारता तो है ही, लेकिन प्रेजेंटेबल बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं उस लैंग्वेज की नीड होगी। तो सर अब 10वीं में आपका वो जो बताया ना कि एक संगति था, उसके बारे में कुछ बताइए आप। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि मैं ख क्लास में था, तो मैंने 61% में टॉप किया था, तो मुझे प्रमोट किया गया, तब जाके मेरा परसेंटेज 80 पहुंच गया। ओके, तो वही है, संगति जैसा रहेगा कंपटीशन वैसा होता रहेगा। अच्छा, क ख और दूसरा और श्रेणी जो था जी, ग या फिर उसके नीचे भी होंगे जी, वो कौन बच्चे रहते हैं जो एकदम से नीचे रहते हैं? देखिए ऐसा क्लासिफिकेशन होना तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि स्कूलों में जैसा हम देखते हैं कि जो सबसे क्रीम बच्चे होते हैं, प्राइम बच्चे होते हैं, उनको क में रखते हैं, उसके बाद ख में, उसके बाद जो भेड़ बकरी है वो ग में। तो ये जो कंपटीशन है वो यहीं से डिसाइड हो जाता है। और जो टीचर्स होते हैं, भाई हर किसी को अपना स्कूल को आगे बढ़ाना है, तो वो प्राइम बच्चों पे ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि होना चाहिए उल्टा। प्राइम बच्चे तो पढ़ेंगे ही, जो नहीं पढ़ सक रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। चला सर, अभी आज तो आप शासकीय सेवा में हैं जी। क्या होता है कि जब हम छोटे रहते हैं ना, तो अलग अलग कई सपने होते हैं। हो सकता है आपका कुछ सपना अलग भी हो, तो ये फैसला उस जब हो संभाला आपने तभी से किया क्या कि मुझे सरकारी सेवा में जाना है, तो इस फील्ड में जाना है, या फिर ऐसा कुछ आपके मन में उस समय रहा था कि मुझे ये करना है, कोई महत्वाकांक्षा बड़ी हो, कुछ और हो? हालांकि आज भी बहुत अच्छे पद पे आप हैं। देखिए जैसे आपने पूछा कि एक अभिलाषा बचपन से ही, तो मुझे एक इंसिडेंट याद है कि एक कुछ समारोह था हमारे स्कूल में, कोई अतिथि आए हुए थे और उन्होंने पूछा सडन ऐसे खड़े करा के कि बताओ क्या बनना चाहते हो। तो हम सामने के 10 बच्चे जो भी थे, उन्होंने 10 को खड़े कराया था,
दसों के मुंह से निकला सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। सही तो वो देखिए, जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, जिस जगह से अपन आते हैं, वहां पे कोई माहौल ही नहीं था। हाँ, पता भी नहीं था कि JNU DU जैसी कोई संस्थाएं होती हैं जो एक होना चाहिए बच्चों को, जो करियर काउंसलिंग जैसा जो चीजें होनी चाहिए थी, वो हमारे टाइम पे नहीं था। इस वजह से जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी में हम लोग बस वो एक जो भेड़ चाल है कि हाँ अमुक सर, ये स्कूल तक की बात हो गई। जब कॉलेज में आप गए होंगे, आपने पता चला मुझे कि आपने इंजीनियरिंग भी किया हुआ है, तो पहले के कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सब के जो लंबे गैप के दरमियान आपके जीवन में अलग अलग प्रकार की चीजें आई होंगी। जब हम युवा अवस्था में आते हैं तो हमारे सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है ना पढ़ने के दौरान, वो होती है हमारे समकक्ष में पढ़ने वाली लड़कियां। ये तो सर आज भी है, पहले भी था। तो आपके जीवन में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, अगर आप बता सकें। इस पे हम दबाव नहीं बनाएंगे क्योंकि व्यक्तिगत है। चूंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर, वहां तो अकाल रहता है तो वो तो पूरा बजरंग दल रहता है। बजरंग दल है। एक लड़की थी, वो हम सबकी बहन थी। ओह माय गॉड। अच्छा, ये नहीं, चलिए, तो आप कॉलेज के उस दिन के बाद जब इंजीनियरिंग कर रहे थे आप, हाँ, कॉलेज में तो बजरंग दल नहीं रहा होगा? नहीं, कॉलेज में शुरुआत में देखिए, मैं पहले से ही कमिटेड था। कॉलेज जाने के बाद हो गया, कॉलेज की नहीं थी वो, कॉलेज से बाहर थी। ओके। और उसके बाद फिर कॉलेज में तो फिर कोई डिस्ट्रैक्शन था ही नहीं। अपन नहीं, आप जब कमिटेड थे तो आप डिस्ट्रैक्शन कहीं अपने आप को कर भी नहीं सकते, तो कर भी नहीं सकते, बाहर जूते पड़ जाएंगे आपको जब फाइनली पहले कुछ हो चुका है। तो ये और जो अपन कॉलेज के अपन सीनियर बनते हैं, सुपर सीनियर बनते हैं, उस टाइम पे जो बच्चे आते हैं जो 12th से निकले हैं, उनके लिए ये सब बहुत आकर्षक होता है कि सीनियर है, सुपर सीनियर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं चंचल था, तो मैं हर जगह चंचल था, चाहे वो कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, हर जगह मेरी चंचलता थी। तो ऐसे भी जो पर्सनालिटी होते हैं उनके तरफ भी लोग आकर्षित होते हैं, तो निसंदेह लोगों का आकर्षण था। PSC के माध्यम से आप चयनित हुए हैं जी। तो आज का जो छात्र है, वो आप कोई एक तरीका उनको बताएं कि कब से और किस तरह की तैयारी वो करें और कब से शुरू कर दें। क्योंकि कई बार मैं अपने छत्तीसगढ़ में देखा हूं कि एक वातावरण ऐसा है कि जब फॉर्म डिक्लेयर होता है ना कि इस तारीख से इस तारीख तक भरना है, तब बच्चे कूद पड़ते हैं इंस्टीट्यूट की ओर तैयारी करने के लिए, फिर जा रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं। तो सर, कोई एक आप तरीका ये बताएं कि कब से बच्चे, जैसे नहीं, आप उसको भूल गए, जो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पेट में है और वो जाना चाहते हैं। हाँ, उनके पेरेंट्स भेजना चाहते हैं। मैं ऐसे भी पेरेंट्स को जानता हूँ जिनके बच्चे क्लास 1 या 2 में हैं, जो भी होश भी नहीं संभाले हैं, उसको भी आईएएस बनाना है। और उनके करियर के लिए मतलब उनके पेरेंट्स पूछते रहते हैं कि ये प्रचलन हो गया है। जीने दो भाई, उसको भी 12वीं तो पढ़ने दो। तो ये सारी चीजें मैं अभी तो देख रहा हूँ 2.5 साल होता है बच्चों को, फेंक दिए रहते हैं स्कूल में, उधर सो रहा होता है, गिर रहा होता है, बेचारा वो थक रहा था, घर में आ रहा है, गाड़ी में सोया हुआ आ रहा है, घर में सोया हो रहा है, मतलब कुछ ज्यादा हो रहा है। वो देखिए, अब आज के टाइम पे जो पेरेंट्स हैं उनके पास टाइम नहीं है। मोस्टली जो पेरेंट्स हैं वर्किंग हैं, या कुछ ऐसे हैं जो घर पे नहीं संभाल पा रही हैं, सिंगल मदर हैं, हाउस वाइफ है, नहीं संभाल पा रहे हैं। तो अब उनके पास मजबूरी है कि बच्चों को चलो खेलने के लिए कोई जगह दिया जाए, तो बस इसी का फायदा उठा रहे हैं। तो सर, नहीं, मेरा सवाल ये है ना कि जैसे कि अभी PSC की तैयारी तो 12वीं क्लास के बाद से ही शायद होने लगता है शुरू में, ग्रेजुएशन करने के बाद। देखिए, सबसे सुटेबल जो तैयारी होती है वो है ग्रेजुएशन के बाद। मैं इस बात को कहना चाहूंगा क्योंकि भाई तैयारी तो कभी से भी कर सकते हैं, आप 10th से कर सकते हैं, 12th से कर सकते हैं, लेकिन आपको जिस पीरियड में आपको जो चीजें सीखनी है, अगर आप वो चीजें सीख कर फिर आप किसी कैरियर की ओर ओरिएंटेड होते हैं, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिशियरी फील कराएगा। तो ना सर, अगर PSC किसी को क्लियर करना है, या मैं छत्तीसगढ़ PSC की बात करूं, सॉरी UPSC की बात करूं, तो UPSC और PSC दोनों में तो बहुत ज्यादा बड़ा अंतर है मेरी जानकारी में। तो ये दोनों की तैयारी अलग तरीके से करना है। देखिए, ऐसा नहीं है। UPSC भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसका दायरा
पूरे देश में है। और जो पीएससी है, पीसीएस कई स्टेट में बोलते हैं, तो उसका दायरा सीमित होता है। अगर हम स्टेट अपने छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो सिलेबस है वो यूपीएससी से ज़्यादा कठिन है। अच्छा। क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें समाहित हैं, और यहाँ के बच्चे जब उन चीज़ों को पढ़ के उसके बाद फिर जब कंपटीशन में बैठते हैं तो मुझे लगता है कि वो टॉप के बच्चे हैं ना सर, मैं चाह रहा था ना कि या तो यूपीएससी हो या पीएससी हो, हाँ। दोनों के बच्चों को एक आप गोल्डन कोई कुछ बताएं कि एक गोल्डन ट्यून हाथ में, कि वो बताएं कि वो बच्चे कैसे करें। देखिए, उसके लिए आप समय जो लेना चाहें। बच्चे जब भी इस फील्ड में आना चाहें उनका स्वागत है, पहली बात। और दूसरा चीज जो उनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, तैयारी तो है, ठीक है, सिलेबस तो कंप्लीट करना है, लेकिन अगर ये दो चीज नहीं रहे उनके पास जिनको मैं बताने जा रहा हूँ, तो उनके तैयारी का कोई महत्व नहीं रहेगा। पहला है नियमित रहना, और दूसरा है संयमित रहना। नियमित और संयमित, ये 2 मूल मंत्र हैं। आप यदि दिन में 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो ये 2 घंटा ही रहे। 2 से 3 घंटा हो जाए, लेकिन वो नियमित रहे। ऐसा नहीं कि आप एक दिन 12 घंटा बैठ गए और उसके बाद फिर एक हफ्ते से बैठे ही नहीं। दूसरा चीज संयम, आपको हर चीजों में संयम बरतना होगा, चाहे वो सोना हो, मतलब नींद हो, आपका भोजन हो, क्योंकि आप जैसा भोजन करेंगे वैसे उस स्थिति में आप फिर पढ़ने के लिए बैठ पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं कि 2 महत्वपूर्ण बातें, नियमित और संयमित। उसके बाद फिर कोई बड़ा पहाड़ नहीं है जिसको आप तोड़ नहीं सकेंगे। अच्छा सर, आजकल जो पीएससी और यूपीएससी की तैयारियां हो रही हैं, बड़े बड़े शहरों में अच्छे अच्छे कोचिंग्स हैं, तो लेकिन अब छोटे छोटे शहरों में भी छोटे छोटे कोचिंग सेंटर तो खुल ही गए हैं। बिल्कुल। लेकिन सर, कई ऐसे बच्चे हैं जो संभव नहीं है कि रायपुर, बिलासपुर, कोटा, ऐसे बड़े बड़े, दिल्ली, ऐसे बड़े शहरों में जा पाए। तो आज जो एक प्रचलन चला है ऑनलाइन का, तो ये ऑनलाइन कोचिंग कितना सही है, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, अगर बच्चा सिंसियर है तो वो ऑनलाइन कोचिंग भी बहुत शानदार है। डिस्टेंस एजुकेशन है। आप दिल्ली के बड़े से बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं, दृष्टि एजुकेशन जैसे जो इंस्टीट्यूट हैं, आप उनके डिस्टेंस जो कोर्स होते हैं आप वो परचेस कर सकते हैं। लेकिन आपको, वही मैंने कहा कि आपको नियमित होना पड़ेगा। आप उस वीडियोस को भी देख के पढ़ रहे हैं तो आपको उसको नियमित रखना पड़ेगा, संयमित होना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अच्छा ना सर, आप चूंकि रजिस्ट्रार हैं, जमीन से जुड़े हुए मुद्दे पे हमेशा भिड़े रहते हैं आप, और ये बहुत तकनीकी इतना दिक्कत है इस फील्ड में जी, क्योंकि एक से एक भूमाफिया, अलग अलग प्रकार के लोग इस फील्ड में ज़्यादा ही इंटरेस्ट रखते हैं जी। तो ऐसे में क्या ये संभव है? कई बार होता क्या है सर कि हम ये सुनते हैं कि एक ही जमीन का प्लॉट है और दो दो लोगों के नाम से रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ये सब संभव है क्या? ये जो डबल रजिस्ट्री वाली जो बात है वो पहले संभव थी, या ये इस तरह की जो दुर्घटनाएं थी वो पहले होती थी, घटित इस विभाग में। लेकिन पक्षकार, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आप क्या समझते हैं रजिस्ट्री को? कॉमन भाषा में मैं समझता हूँ सर कि मेरी जमीन है, हाँ, हमने दूसरे को दिया, हाँ, उसके बदले में हमने पैसे लिए और हम आज से उसके नाम कर दे रहे हैं। ये कॉमन, हर पब्लिक यही सोचता है कि, और दूसरा चीज वो रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है उसको ही वो सब कुछ समझता है कि मेरी रजिस्ट्री हो गई, तो अब किसी माई के लाल में ये दम नहीं है कि इसको कोई हटा ले। अच्छा। ये बिल्कुल गलत है। क्या बात कर रहे हैं? आपने पूरा स्टाम्प ड्यूटी दिया, आपने पूरा फीस दिया, लेकिन इसके बाद भी यदि आपके कागज में कमी है, यदि आपकी डबल रजिस्ट्री हो जैसी सम्मान है, पहले की बात बता रहा हूँ मैं, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपको बताऊंगा उसके कारण। पहले जो बता रहा हूँ कि अगर डबल रजिस्ट्री हो रहा है तो वो जो सेकंड रजिस्ट्री है वो नल एंड वाइड है, शून्य है वो। अगर पहले हो चुका है तो दूसरा, और जिसने ये किया है उसके अगेंस्ट में वो एविडेंस है कि आपने ये गलत किया, आपने एक ही जमीन डबल रजिस्ट्री कराई, आपने 420 किया और आपके अगेंस्ट में ये सबूत है ना। सर, इसी में एक सवाल निकलता है कि जैसे मैं अमुक व्यक्ति ए हूं और आप व्यक्ति बी हैं और सी से हमने जमीन खरीदी,
मेरे नाम से उसने रजिस्ट्री करी थी, फिर बी के नाम से भी रजिस्ट्री करी थी। अब ऐसी स्थिति में फर्जी तो वो साबित हो गया, परंतु बी का भी तो पैसे लग चुका है। तो इसका क्या होगा? देखिए, सबसे पहले जो सेलर और परचेसर जो होते हैं, विक्रेता और क्रेता, इनके कुछ ड्यूटीज हैं और इनके कुछ राइट्स हैं, जिसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 55 में डिस्क्राइब किया गया है। इसमें प्रॉपर मतलब डिटेल में है ये कि विक्रेता जो है, जो बेचने वाला है, उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बात, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको वो क्रेता को बताए, ये उसकी ड्यूटीज है। कुछ उसके राइट्स हैं कि अगर उसने क्रेता ने सारे पैसे नहीं दिए हैं तो जब तक उस प्रॉपर्टी पे पूरे पैसे नहीं मिले हैं तब तक उसमें का जो भी रेंट है, जो उसके प्रॉफिट्स हैं, वो जो उसका ऑनर है उसको मिलता रहेगा। दूसरी चीज ये कि उस लैंड पे जो भी इनकम्बरेंस होंगे, जो भी बाहर जैसे रेंट हो गया, कहीं के कुछ ड्यूटीज वगैरह हैं, ये उसको पे करना है, ये उसकी ड्यूटी है सेलर की। और उसके बारे में जो भी विवाद है, कहीं न्यायालय में रहा हो या जो भी वाद विवाद है, वो उसको बताना पड़ेगा। अगर बंधक वगैरह है कोई जमीन तो उसको परचेसर को बताना पड़ेगा। तब परचेसर अगर उन सारी चीजों को देखते हुए परचेस करता है तब तो ओके। अगर कुछ चीजें छुपाता है तो ये सेलर पे जाएगी। दूसरा चीज ये कि जो परचेसर है उसकी भी कुछ ड्यूटीज हैं। उसकी ड्यूटी ये है कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस में आए, एक भार मुक्त प्रमाण पत्र होता है, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, तो उस जमीन के बारे में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसका वो प्रमाण पत्र पा सकता है रजिस्ट्रार के थ्रू। तो उसके लिए एक आवेदन करते हैं वो, और 20 साल 30 साल जितने भी साल का वो सर्च करेगा कि इतने सालों में इस जमीन की कितनी बार ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तब तो क्लियर हो जाएगा कि ये पहले बिका है नहीं बिका है। अच्छा, मतलब कहना चाह रहे हैं कि जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी जांच कर ले। अगर आपको डाउट है तो, अगर आपके पास भाई आपका सामने वाला बहुत खास है, बहुत अच्छे से परिचय है, ठीक है, तो उस केस में तो ऐसा नहीं। जैसे अभी टीएनसी पे, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की जो स्वीकृत अभिविन्यास वाले जो जमीन होते हैं, लेआउट वाली जो जमीनें होती हैं, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। वो भाई ऑनर जो है वो एक ही बार बेचेगा प्लॉट्स को, ठीक है। तो इस तरह की नहीं। लेकिन जो भूमाफिया जहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कोई ऐसा जमीन खरीद रहे हैं जो आपको ट्रबल में ला सकता है, आप बिल्कुल अननोन है सामने वाले के लिए, सामने वाला आपके लिए बिल्कुल अननोन है, तो ऐसे में रिस्क नहीं लेना चाहिए। लाखों की जमीन होती है, आदमी पूरा अपना जीवन का पैसा उसमें लगाता है। सर, इसी से सवाल एक और उठता है कि मान लीजिए रजिस्ट्री हुआ। एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा। ये जो जमीन का डबल रजिस्ट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है अब नहीं रहा। क्योंकि अब ऐसा है कि जो रजिस्ट्री जितने समय हुई उसका म्यूटेशन तुरंत हो जाएगा, नामांतरण तुरंत हो जाएगा, तो अब वो स्थिति पैदा ही नहीं होगी। अच्छा, इसी में एक सवाल मैं जोड़ रहा था कि जैसे कि मैंने अपनी जमीन बेची आपको और आपने ना कुछ पैसे मुझे दिए, होता है ना कभी कभी 50% ले लो, इतना ले लो, चलो पहले रजिस्ट्री कर लो वगैरह वगैरह, मैंने दिया और मैंने आपको रजिस्ट्री भी कर डाली। अब पैसे भी आप नहीं दे रहे हो, ठगी हो गया मेरे साथ, तो इसका क्या तरीका, क्या होगा इस पे? देखिए, इसमें दो तरह के कंडीशंस हैं। एक तो आपने बताया कि 50% है, हमारा बीच का समय बाहर था और उसमें से 50% आपने दिया, 50% रजिस्ट्री के समय दूंगा बोला, और उसके बाद फिर आपने रजिस्ट्री भी करा लिया और दिया भी नहीं, और उसके बाद फिर आप घूमते रह गए। तो ये तो हो गया एक सिचुएशन। कई बार क्या होता है, लोग स्टाम्प ड्यूटी चोरी करने के प्रयास में भी ऐसा करते हैं। अच्छा, लेन देन लाखों का रहेगा, दिखाएंगे शासकीय गाइडलाइन का जो रेट है वो दिखाएंगे, जो रेट है कम से कम दिखाएंगे, और बाद में कहेंगे कि हम आपको पूरा पैसा देंगे। वो बकायदा चेक से पेमेंट करेगा। वो जो रेट है, जो शासकीय गाइडलाइन में जो रेट है, वो उसको चेक से पे करेगा। आपने भी डॉक्यूमेंट में स्वीकार कर रहा कि मैंने पूरे पैसे पा गए, क्योंकि आप भी शामिल हैं, जो परचेसर है वो भी शामिल है, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी अल्टीमेटली दोनों में से कोई एक ही पे कर रहा है। तो शासकीय ड्यूटी पटाने के नाम से जो रिस्क लेता है सामने वाला परचेसर, जो सेलर है, इसका खामियाजा उसको बहुत गंदे से भुगतना पड़ता है। तो जितने भी दर्शक हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आपका यदि आप अपनी जमीन बेच रहे हैं, बहुमूल्य जमीन बेच रहे हैं, तो आप जितने में बेच रहे हैं
वो कम से कम वैल्यू अपने डॉक्यूमेंट में शो करें, ताकि वो आप डॉक्यूमेंट आपके पैसे पाने के लिए गारंटेड हो, गारंटी के रूप में काम आए। मेरा केवल एक ही प्रयास रहा है कि मैं लोगों से पूछता हूं कि आपने जो पैसे जितने में आपने बेचा है वो आपको मिला कि नहीं, ये मेरी ड्यूटी है सर। लेकिन ये मैं देखा हूँ कि अक्सर हाँ इस बातों में या तो क्रेता हो या विक्रेता हो, दोनों ही मिलके झूठ बोलते हैं, क्योंकि जो सरकारी रेट होता है अक्सर हाँ कम ही होता है, कम होता है। लेन देन का जो रेट है वो काफी हाई होता है। तो सर ऐसे में मतलब कैसे करे वो, क्योंकि अब मेरे को जो जमीन सरकार के रेट से बेचना है वो बहुत कम है वो। देखिए इसका जो इसको दूर करने के लिए सरकार ने अभी गाइडलाइन रेट को भी बढ़ाया है, ताकि वो जो अमाउंट है जो उसको मिल रहा है चेक से वो उसको सही तरीके से मतलब सही अमाउंट उसको मिल पाए, क्योंकि वो जो अमाउंट है शासकीय गाइडलाइन का जो रेट है वो सामने वाले को चेक से ही देंगे। हालांकि जो भी समव्यवहार है, मैं आपको बता रहा हूँ, व्यवहारिक तौर पे जो समव्यवहार है वो केवल क्रेता और विक्रेता के बीच में रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि यही जो व्यवहार है यही आदमी को ले डूबता है, और कई बार यही होता है कि ये जो व्यवहार है वो शासकीय पैसे को क्षति पहुंचाता है। तो केवल एक ही चीज है, यदि आपको ठगी का शिकार नहीं होना है तो चाहे आपको 4 पैसे अधिक देने पड़े, भाई आपका लाखों का तो नुकसान नहीं होगा। आप कम से कम स्टाम्प ड्यूटी पे करेंगे, आप रजिस्ट्री शुल्क पे करेंगे, लेकिन आपका उतना नुकसान तो नहीं होगा लाखों का। कई ऐसे इंसिडेंट है मेरे सामने ना सर। इसी में ना मैं चाह रहा था ना कि आप मतलब जब कोई खरीदी करने जा रहा है जमीन, तो बोल्ड पॉइंट में 4-5 लाइनें आप एकदम से एग्जैक्ट शॉर्ट में बता दें कि ये चीज का आप ध्यान रखिए जब खरीद रहे हैं। तो बिल्कुल मेरा प्रयास तो रहता है, तो आप मेरा और कैमरे में बताएं, ताकि ना शॉर्ट में कि ये चीज आप देख लेना तब खरीदना। हाँ देखिए, सबसे पहला जो चीज है कि यदि आप किसी बिल्कुल अननोन व्यक्ति से अपनी जमीन खरीद रहे हैं, मैं विशेषकर जो क्रेता हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, यदि किसी अननोन व्यक्ति से आप कोई जमीन खरीद रहे हैं तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि वो जमीन जो है कहीं प्रकार से बंधक ना हो, उस पर लोन ना हो, वो जमीन पहले और किसी को बिकी ना हो, चाहे उसके बारे में किसी से एग्रीमेंट भी ना किया हो, क्योंकि एग्रीमेंट ऐसा जो चीज है कि उसमें म्यूटेशन नहीं होता, लेकिन वो वैलिड है, वो जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड है। सामने वाला व्यक्ति आपसे किसी और से एग्रीमेंट किया, फिर आपको सेल कर दिया, फिर आपकी भी जमीन गई, आपका पैसा भी गया। वो मिलेगा देर सवेर, वो ठीक है, वो आप कानूनी लड़ाई लड़ेंगे तो झंझट तो, लेकिन अब तक पड़े तो अब झंझट में। तो दूसरा चीज वही है कि वो जो जमीन है उसके बारे में जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, चाहे वो एग्रीमेंट हो चाहे किसी और को बेचे हुआ हो, तो वो ट्रांजेक्शन आप प्राप्त कर सकते हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट भार मुक्त प्रमाण पत्र के द्वारा। और तीसरा चीज ये है कि उसमें जो पड़ोसी हैं आसपास, यदि आप किसी जमीन को खरीद रहे हैं तो जो चौहद्दी कहते हैं, वो चौहद्दी उसका स्पष्ट रहे, किसी प्रकार का कोई इसमें रास्ते को लेकर कोई वाद विवाद न रहे, चौहद्दी सीमा को लेकर कोई वाद विवाद न रहे। इसलिए आप जो पटवारी होते हैं वहां पर आप उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं इसकी क्या चौहद्दी है। और ये सारे जब इन सब चीजों से आप श्योर हो जाएं तभी आप अपनी जमीन को फिर उस जमीन को परचेस करें। और विक्रेता के लिए मैं बताना चाहूंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं अंबिकापुर जगह पे रहा हूँ और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी शिकायतें आती थी। हालांकि उन शिकायतों का मेरे ऑफिस से निराकरण संभव नहीं था। अच्छा। लेकिन उन जो शिकायतें लेके भी आते थे तो वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी रहती थी। जैसे कि मैंने बताया कि पैसे नहीं मिले, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो भूमाफिया होते हैं, जो ऐसे लोग रहते हैं, वो अमाउंट आपको कुछ बताएंगे, आपको बहला फुसला के लाएंगे निश्चित ही, क्योंकि जब वो शिकायत करता है पक्षकार तो वो यही उसके टर्म्स यही होते हैं कि हमको बहला फुसला के लाया गया। क्यों नहीं कहेगा भाई, क्योंकि वाकई में वो उन चीजों को बताएगा कि हाँ भाई आपको इतने का लाभ हो रहा है, आपका इतना पैसा नहीं लगेगा, वो बहलाना फुसलाना ही हुआ। तो उस बहकावे में आकर वो उसके में बातों में हामी भरता है और डॉक्यूमेंट्स में जो मेंशन रहता है कि हाँ मैंने ये पैसे स्वीकार कर लिए। मेरा निवेदन है सभी जो ऐसे गांव के निरक्षर और ग्रामीण जो जनता है, क्योंकि शहरी लोग
भी जब शिकार हो सकते हैं तो ग्रामीण जनता की क्या ही बात है। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि आपको पैसे पूरे नहीं मिले हैं, तो आप अधिकारी जो बैठे हैं, जो वहाँ पे सब रजिस्ट्रार बैठे हैं, आप उन तक ये बात पहुंचाएं कि आपको वो पैसे नहीं मिले हैं जो इस डॉक्यूमेंट में मेंशन है, उसके अलावा। ठीक है, हो सकता है आपको स्टाम्प ड्यूटी लगानी पड़े, आप लगाइए, लेकिन आपका जो बड़ा अमाउंट है वो आपका बच जाएगा। सर इसी बीच में थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े, पीछे थोड़ा सा और जाना चाहते हैं कि आप इंजीनियरिंग कर रहे थे तो इधर कैसे पलट गए आप? वो पूछना भूल गया था। देखिए, मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसेंगे। जब मैं 8th सेमेस्टर में था तो मेरा एक मित्र है शुभम थवाइत, तो उसका एक बिजनेस आइडिया था कि अपन यार ये बिजनेस करते हैं। उसने गुजरात में कहीं देखा हुआ था कुछ। अच्छा। और उसके बाद फिर कहा कि अपन ये बिजनेस करते हैं। तो मैं बोला कि हाँ यार ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और मैंने आपको पहले बताया कि जो मेरा बैकग्राउंड था वो एक शिक्षकीय परिवार वाला बैकग्राउंड है। कोई अलग से पैसे है नहीं, खाए पिए बराबर, कोई सेविंग्स है नहीं क्योंकि सभी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में घर से तो कोई उम्मीद था नहीं पैसे मिलने के, क्योंकि कोई भी बिजनेस करेंगे आपको 15 लाख 20 लाख। और ये आज से 10 साल पहले की बात है। क्योंकि 2015-14 में ये बातें हो रही थी और आज 25-26 है। तो उस टाइम पे 15 लाख 20 लाख का अरेंजमेंट कर पाना एक मुश्किल तो था, बड़ा टास्क है वो। तो सबसे पहला चीज ये था कि भाई घर से तो नहीं मांग सकते, अब कहाँ से मिलेगा। तो उस टाइम पे ऐसे कोई लोन वगैरह वाले भी अपन इतने कुछ जानते थे नहीं। कॉलेज में है अपन, बहुत संकुचित टाइप की जगह में है, बहुत छोटे से दायरे में है। तो दिमाग में ख्याल आता है कि चलो यार एक गवर्नमेंट जॉब लेते हैं। अच्छा, ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब क्या मिलेगा स्टेट में, तो चलो पीएससी जैसा कुछ चीज होता है। मतलब बिजनेस करने के लिए पीएससी जैसा चीज ढूंढ रहे थे। पीएससी जैसा कुछ चीज ढूंढ रहे थे और इसमें अच्छा पोस्ट कौन सा है, तो चलो डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। मेरा कतई डिप्टी कलेक्टर बनने का उद्देश्य नहीं था उस टाइम पे कॉलेज में। मेरा सिर्फ ये उद्देश्य था कि पीएससी दिलाना है, एक पोस्ट डीसी का लेना है और 2-4-5 साल बाद नौकरी करके उसके बाद फिर जो भी लोन वगैरह लेंगे करेंगे, जैसा भी करेंगे, उसके बाद फिर एक हमको सहायता मिल जाएगी। ठीक है, और उस सहायता के थ्रू फिर जब अगर हम स्टेबल हो गए फिर ये बिजनेस में स्विच करेंगे, नौकरी छोड़ेंगे। मतलब इतना ये जो बचकाने वाली जो सोच होती है, इसको बचकाना सोच कहेंगे। इस सोच के साथ मैं जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ तो मैं घर में 1 या 2 दिन रहा हूँगा। मैं रायपुर में पढ़ा हूँ इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर मैं बिलासपुर चला गया और बिलासपुर में कोचिंग स्टार्ट कर दिया, सिर्फ इस उद्देश्य से कि मुझे एक पोस्ट पाना है और उसके बाद फिर ये बिजनेस करना है। ये सही है। और उसके बाद फिर 1 साल निकल गया। घर से कोई दबाव नहीं था मेरे पढ़ाई को लेके और इस तैयारी को लेके कोई दबाव नहीं था, बल्कि जैसे ही मैं विफल होता था कोई भी, एक बार 2015 का पीएससी, क्योंकि मैं हाफ ईयर से शुरू किया था पढ़ना, कोई सीरियसनेस था नहीं, वैसा कोचिंग था नहीं, तो कोई दबाव भी नहीं था। वो साल गया 2016 में फिर से वो चीज़ें आई और इस टाइम पे मैंने कोचिंग छोड़ दिया और इस टाइम पे मैं सोलो स्टडीज स्टार्ट कर दिया। इस टाइम पे मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया खुद पे, मेडिटेशन करना, अपने दिमाग को परखना। जो सुनते हैं ना अपन की बहुत कैपेसिटी होती है दिमाग में, तो चलो यार देखा जाए परखा जाए। तो छठी इंद्रियां जगाने की कोशिश। तो इसी टाइप का चीज है कि जो कॉस्मिक जो एनर्जीज है वो आएंगी। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट मैं करता गया और उस टाइम का मैं मतलब इस टाइप की भी कोशिश कर रहा था कि जितने देश हैं उन सब के नाम रटो, उनकी राजधानियां रटो, उन सब के करेंसीज रटो, सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए मैं कर सकता हूँ कि नहीं। उद्देश्य मुख्य मेरे ख्याल से आपका था बिजनेस करना है। उद्देश्य तो अभी भी यही था। लेकिन अभी भी है क्या? नहीं, कोशिश तो करते हैं, लेकिन इस तरह से अब फंस गए हैं कि यहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन हाँ, प्रयास रहता है कि आप तो कर नहीं सकते। हाँ नहीं, मैं नहीं कर सकता सरकारी ये तो कर भी नहीं सकते। लेकिन जो खेती खार वाला जो चीज होता है, हाँ, खेती किसानी जो जिसको अपन कहते हैं, हाँ, तो वो पैतृक है, तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहता है। सर एक चीज ये जानना था मेरे को
कि आप जो सरगुजांचल जैसे आदिवासी क्षेत्र में बहुत दिनों तक आप काम किए हैं, हाँ। आपके जीवन में यहाँ आया फिर पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी हम्म। ऐसा कोई केस आया क्या आपके सामने जिसको मतलब आप उस केस में ऐसा फंसे होंगे, या फिर आपको ना उस केस का जब रिजल्ट आया होगा तो आपका आंख नम हो गया हो कि या तो अच्छे के लिए या तो बुरे के लिए? ऐसा एक इंसिडेंट है बिल्कुल यहाँ अंबिकापुर में ही, और वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। और उसमें मेरा कोई ऐसा प्रत्यक्ष इन्वॉल्वमेंट तो था नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रार का कोई इन्वॉल्वमेंट ऐसा अपन दिखता नहीं। पक्षकार डॉक्यूमेंट लेके आया, हमने उस डॉक्यूमेंट को देखा, सामने वाले से पूछा कि आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, आपने इसमें एग्जीक्यूशन आपका है, वो अपनी सहमति देते हैं। हमको उस डॉक्यूमेंट को केवल रजिस्टर करना होता है, हमको ये देखना होता है कि उसने ड्यूटीज ठीक से लगाई है कि नहीं, ड्यूटीज ठीक से पे किया है कि नहीं। एक सीन है जिसमें एक महिला आती है रजिस्ट्री कराने के नाम से, कागज मेरे सामने आता है, कागज मतलब डॉक्यूमेंट मेरे सामने आता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि माता जी आपको ज़मीन बेच रही हैं आप? तो कि मैं छत्तीसगढ़ी में बता रहा हूँ, हाँ दाऊ मिल गए हैं। तो अच्छा, पैसा मिल गया है, मतलब जमीन बेच रही है तो हाँ दाऊ बेचा था। अच्छा बेचा था। तो उसके बाद फिर मैंने पूछा कि तो इतना जमीन बेचा था, रकबा बताया उसको मैं। तो हाँ दावत का जमीन बेचा था, पैसा पा गए हस? तो बोलते हैं कि हाँ दाऊ पैसा पा गया, 5,56,000 ऐसा कुछ अमाउंट रहा होगा। तो हाँ दाऊ पा गया हूँ। उसके बाद फिर पता नहीं मुझे ऐसा क्या लगा, फील हुआ कि कुछ और पूछना चाहिए। तो मैंने पूछा कि माता राम रजिस्ट्री कराए बर आयस ना? तो सीधे बोलते कि नहीं दाऊ, रजिस्ट्री कराए बर तो नहीं आया, अभी मैं एग्रीमेंट कराए बर आया। अच्छा, ये जो चीज मैं देखा, मैं शॉक हो गया। मैंने बुलाया जो लोग थे, जो परचेसर थे, वो कहाँ रहते, फिर भाग गए, सब भाग गए, वो लोग सारे भाग गए। ठीक है, वो दिन वो जो महिला थी वो बहुत खूब आशीर्वाद दी मुझे, आप बचा लिए उसकी जमीन, कि मैंने उनकी जमीन को बचा लिया। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये जो जमीन है वो 70 लाख में वो सौदा की है, और जो अमाउंट उसको मिल रहा था वो 5 लाख का था। अच्छा, वो एग्रीमेंट कराने आए थे। उसको बोला गया एग्रीमेंट है, और हाँ, पेपर बना था सेल डीड का, रजिस्ट्री का, सेल डीड जिसको अपन कहते हैं, और सेल डीड की वो रजिस्ट्री कराने आई थी। और जब उसको बताया गया था कि वो एग्रीमेंट है, संयोग से वो दिन वो बच गई। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, महीनों बीत गए, और मैं भी एक अवकाश पे चला गया, क्योंकि अब ये मार्च वगैरह की बात थी, और मार्च में बहुत ज़्यादा काम बढ़ जा रहता है। उसके बाद फिर मुझे एक थोड़ा सा रेस्ट लेने की वजह से मैं 10-12 दिन मैं छुट्टी पे चला गया, और उसके बाद फिर मैं वापस आया। वापस आके फिर सामान्य काम किया। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद वो महिला आती है और बोलती है कि बेटा ये मैं तो ज़मीन बेची नहीं हूँ, ये ज़मीन बिक कैसे गया? मैं भी शॉक हो गया कि वाह, अच्छा भाई इस ड्यूरेशन में छुट्टी पे था तब बिक गया क्या? भाई क्योंकि भाई कभी भी आ सकते हैं, कोई और भी तो और संयोग ऐसा हर बार थोड़ी होगा कि हर बार कोई अधिकारी पूछे कि रजिस्ट्री कराने आई है तो ना नू का जो भी बोले। सही है। तो फिर आ गई क्या? तो बोलते कि नहीं मैं इस बीच में कभी नहीं आई हूँ। उसको नामांतरण का वो मिला रहा, सूचना मिला रहा कि आपका जमीन का नामांतरण हो रहा करके, किसी कोटवार ने या पटवारी ने दिया रहा होगा। तो मैं थोड़ा शॉक था कि यार मैंने इनको वापस भेजा है, और जब ये मेरे सामने आती तब तो मैं इनको पहचानता ही, भाई मैंने इनको वापस भेजा है। फिर मैं उनके डॉक्यूमेंट्स को देखा, मैं देखा कि ओहो पावर ऑफ अटर्नी से बिक्री हुआ है। ओके। अब वो पावर ऑफ अटर्नी को मैं देखा कि मैं बोला कि देखो माता जी आपने पावर ऑफ अटर्नी दिया है, ठीक है, और आपने किसी को अधिकार दिया है आपकी जमीन बेचने के लिए, तो ये पावर ऑफ अटर्नी आपने दिया है। आप आए हो, यहाँ नहीं आए हो तो किसी भी ऑफिस में गए होगे, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी आप किसी भी ऑफिस से करा सकते हैं, छत्तीसगढ़ किसी भी, हाँ छत्तीसगढ़ के किसी भी ऑफिस से आप करा सकते हैं, बाहर भी करा सकते हैं। तो वो पावर ऑफ अटर्नी रजिस्टर्ड था, और मैंने कहा कि भाई आपने यहाँ नहीं कहीं भी कराया। फिर मैं बहुत ध्यान से देखा, वो बोलती मैं कहीं नहीं गई हूँ। फिर मैंने और ध्यान से देखा, मैं उससे पहले मैं सुपरफिशियली देख रहा था कि ऊपर से क्या, मैं बोला कि हाँ पावर ऑफ अटर्नी से बिक्री हुआ है, ठीक है। फिर मैंने और ध्यान से देखा, बोला ये पावर ऑफ अटर्नी तो मैंने किया है। आपने किया है? मैंने किया था।
मैं जैसे ही ज्वाइन किया छुट्टी से आके, उसके बाद फिर वो पावर ऑफ अटर्नी जो हुआ था रजिस्ट्री, वो मैंने किया था। मैं बोला कि हाँ तो मैंने किया है। मैं बोला कि मैं तो आपको देखा ही नहीं हूँ भाई, मैं तो आपको देखा ही नहीं हूँ। हाँ, चूंकि एक बार मिली थी तो याद। हाँ मुझे तो याद था। मुझे वो इंसिडेंट इसलिए भी याद था क्योंकि उस महिला ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। तो वैसे भी बस कि जाता बेटा है। बहुत अच्छा रहो, बहुत अच्छा रहो, खूब आशीर्वाद करके वो गई, तो मुझे वो सीन याद हो जाता है किसी भी अधिकारी को। तो उसके बाद फिर जब मैं देख रहा हूँ कि ये रजिस्ट्री मैंने खुद किया है, फिर मैं शॉक था। फिर मैंने ध्यान से देखा कि देखो यार, उनके साथ उनकी नाती नातिन या बच्ची या बेटी भी लोग आए थे। मैं बोला कि देखो आपकी माता जी, वो सीधा बोले कि ये हमारी मम्मी नहीं है, ये हमारी दादी फोटो लगे हुए होते हैं। फोटो जो उसका फोटो यहाँ पे हुआ था, आधार कार्ड उसका था, आधार कार्ड उस महिला का ओरिजिनल था, लेकिन फोटो में वो दूसरी थी। अब देखिए हमारे पास, मैं उस महिला को इसलिए नहीं पहचान पाया क्योंकि हमको क्या पता होगा भाई कितनों ही मीना कुमारी है। हाँ, कितनों ही भाई, एक इंसिडेंट याद था कि उस महिला को बस मैं याद रख सका, उसकी क्या प्रॉपर्टी थी, कौन से गांव में था, कहाँ था, ये तो मुझे याद नहीं था। अब चूंकि उस महिला ने पावर ऑफ अटर्नी किया, पावर ऑफ अटर्नी करने वाली कोई दूसरी महिला थी, गवाहों ने बताया कि हाँ ये मीना कुमारी है, जो आधार कार्ड में जो है वही है जिसने किया है। अब उसके बाद फिर उस पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर रजिस्ट्री भी हुआ, उस रजिस्ट्री को भी मैंने ही किया था। तब भी मुझे ये थोड़ी पता था कि ये वही मीना कुमारी की जमीन है। आधार कार्ड का फोटो भी इतना गंदा रहता है कि लोग पहचान भी ना वही मीना कुमारी नहीं। आधार कार्ड के फोटो को मैं अपना आधार कार्ड फोटो ना पहचान पाऊँ, वो पुराना हो जाता है। ठीक है, तो फिर आज के जो व्यक्ति है और उसका पूरा आधार कार्ड का फोटो से कोई मैच ही नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा चीज, और उस टाइम पे आधार कार्ड का वेरिफिकेशन जैसा कोई सिस्टम था नहीं कि वो सही है गलत है। और तो ये जो सीन था, इसके बाद फिर रजिस्ट्री हो गई। फिर मुझे समझ में आया कि हाँ किसी दूसरे व्यक्ति ने इस महिला के स्थान पे खड़े होके इनके जमीन का पावर ऑफ अटर्नी दिया हुआ है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। ठीक है, इसमें जो गवाही है वो गलत है, और इसमें जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो तो गलत है ही, जो प्राइम सस्पेक्ट है वो तो वही है, व्यक्ति है। तो मैंने उनको ढांढस बताया कि देखिए आपने नहीं किया है, आपने उस दिन अपना जमीन बचा लिया था, आपने सही बयान देके सही चीजें बताकर, और आपने अभी भी आपने नहीं किया है, किसी और दूसरे व्यक्ति ने किया है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, आपको शिकायत करना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में जाके, और उसके बाद फिर आपको इस पे कार्रवाई होगी, सिविल कोर्ट में से कार्रवाई होगी। तो मामला कैसा रहा फिर? नहीं, फिर वो मामला ऐसा रहा कि वो उस महिला ने जाके शिकायत की, और उसके बाद फिर हो सकता है कि उसके केसेस चल रहे होंगे। अच्छा, हाँ, आप यहाँ से शायद चले गए। मैं चला गया, लेकिन जो चीजें अक्सर ऐसे आरोप लगते हैं कि इस व्यक्ति ने सांठगांठ करके, क्योंकि उस टाइम पे उनके जो बच्चे थे वो ऐसा आरोप लगा रहे थे मुझ पे। मैं देखता था न्यूज चैनल पे कई बार आते थे, तो वो आरोप लगते थे मुझ पे कि अमुक व्यक्ति ने मिलके उसके साथ। मैं जानता ही नहीं, अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं तो उसी दिन कर सकता था। आप क्यों बचाते? मैं क्यों बचाता किसी को? सही है। तो आखिर आरोप लगना वो एक बात, वैसे भी आप जिस पद पे हैं उधर आरोप लगते ही रहेंगे, आप पे आगे भी लगेंगे। तो वो जो मैं फिर उनको ढांढस बताया कि देखो आपने नहीं किया है रजिस्ट्री, किसी दूसरे महिला ने किया है, और दूसरे व्यक्तियों ने इसका साथ दिया है, तो वे सभी के सभी अंदर जाएंगे। हमारा एक्ट भी इस बात को कहता है कि यदि आप किसी रजिस्ट्रार के सामने, किसी उपपंजक के सामने अगर आप झूठ बोलते हैं, मिथ्या कथन करते हैं, कहते हैं, तो आप 7 साल की सजा के भागीदार हैं। सर, अक्सर ये शिकायत आपके विभाग से ही रहता है कि वहाँ घूसखोरी बहुत है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, या ये सच है भी कि नहीं? देखिए, घूसखोरी का जो शिकायत है, और ये पूरे विभाग पे तो लागू नहीं होता, मैं इसको डिनाई करूँगा। चूँकि ये पब्लिक ऑफिस है, और पब्लिक ऑफिस में ऐसे आरोप लगना आम बात है, और इसको दूर करने के प्रयास भी विभाग के द्वारा, शासन के द्वारा, और विशेषकर जो अधिकारी हैं, जो अभी नए अधिकारी आ रहे हैं, उनकी जो मानसिकता है, इसके आधार पर ये चीज़ें अब कम होती जा रही हैं। इसके लिए जो जिनको मैं जिम्मेदार मानूंगा, अधिकारी तो हैं, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, और लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जिनके ऊपर उत्तरदायित्व होता है वो होते हैं पक्षकार जनता। आप किसी को मौका ही ना दें। पहली बात तो आपको सशक्त करने के लिए सरकार ने
ACB, EOW, इस तरह के जो बना के रखे हैं संस्था, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, और इसी प्रकार की शिकायतों को दूर करने के लिए वो बैठे हैं। आप अपनी शिकायत वहाँ करिए। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में भी इन सब चीज़ों को हैंडल करने के उद्देश्य से सबसे पहला तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है, ताकि जितना कम से कम मैनुअल काम हो उतना अधिक से अधिक पारदर्शिता है। दूसरा चीज़ ये क्या है कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कैशलेस की ओर हम बढ़ रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि वो कैशलेस ट्रांजेक्शन्स करें, ताकि वो जो बीच का जो पैसा वाला जो बात है, कैश का जो पैसा है, वो चीज़ें ना आए। तीसरा चीज़ ये है कि समय समय पर जो अधिकारी जो होते हैं, जो कार्यालय होते हैं, उनका निरीक्षण नियमित रूप से होता रहे, इसके लिए सरकार विशेष रूप से प्रयास करती है और ये होता है। इससे चीज़ों में इस तरह की जो घटनाएं उसमें कमी आती है। CCTV कैमराज लग रहे हैं हमारे ऑफिसेस में, ताकि इस तरह की घटनाएं कम से कम हो। और सबसे महत्वपूर्ण तो एक ही चीज़ है कि पक्षकार जो जनता है उनको जागरूक होना पड़ेगा, अपने अधिकारों को लेकर, अपने दायित्वों को लेकर उनको जागरूक होना पड़ेगा। वे स्टाम्प चोरी जैसे हरकतें ना करें, और उसमें भाई आप पूरी तरह से आप ड्यूटीज़ आप दे रहे हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से सही है, तो कौन आपके डॉक्यूमेंट पे क्वेश्चन मार्क लगाएगा। तो ये पक्षकार की जवाबदेहिता होती है कि वो अपने डॉक्यूमेंट, अपने प्रॉपर्टी को बहुत सही तरीके से प्रेजेंट करें, और इस तरह की घटनाओं को जितना अधिक से अधिक हो सके शून्य करने का प्रयास करें। सर, आपको सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव देखा जाता है, तो ये जो मतलब रुचि आपके अंदर है, चूंकि आप एक अधिकारी वर्ग के क्षेत्र से आते हैं और बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो कि इस पे एक्टिव हैं, तो ये कैसे और किस तरह का कंटेंट आप बनाते हैं? देखिए, सबसे पहला तो शासन में एक पद पर रहते हुए बहुत ही सोच समझकर कुछ बनाना पड़ता है। क्योंकि चीज़ें आप लोगों के लिए हो सकते हैं, मैं अपने लिए नहीं कहूँगा, लेकिन आप लोगों के लिए आदर्श होते हैं। लोग वहाँ तक पहुँचने की इच्छा रखते हैं। तो जब आप किसी के आदर्श हैं, किसी के भी, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे दो व्यक्ति हो, चाहे कोई एक समाज में एक बड़ी संख्या हो, अगर आप किसी के आदर्श हैं तो आपको अपनी हरकतों को बहुत ही सीमित दायरे में रखना पड़ता है। आप फूहड़ नहीं हो सकते। तो दूसरा चीज़ ये है कि आप शासन के एक पद पर रहते हुए आप एक व्यक्तिगत जीवन भी जीते हैं, और उसमें आपका मनोरंजन, आपका अधिकार भी है। तो ये मनोरंजन और इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो वो तो सेकेंडरी है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो कंटेंट बनाने के पीछे मेरा जो प्राइमरी जो एम रहता है, उद्देश्य रहता है, वो है सीखना। कि अगर वीडियो एडिटिंग हो रही है वो कैसे हो रही है। ओके। अगर कोई AI मॉडल है जो वीडियो जनरेट कर रहा है, जो फोटो जनरेट कर रहा है, वो कैसे करता है। आज के टाइम पे अगर मैं कोई कंटेंट देख रहा हूँ, रील्स देख रहा हूँ, तो उसमें मुझे मस्ती से ज़्यादा सीखने के लिए मिलता है कि अमुक ने इस वीडियो में यहाँ पर से ये कट लगाया होगा, यहाँ पर से ये ऑडियो एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर ये मर्ज किया होगा। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में पैरेलल चलते रहता है। तब फिर तो वो एक जो सीखने की जो ललक है ना, जैसे मैंने बताया कि बिजली से वो भी एक सीखने का दौर था। क्या सी बिजली का झटके, वो भी एक सीखने का दौर था, और ये भी एक सीखने का ही माध्यम है। तो मैं जितना अधिक से अधिक किसी चीज़ को सीख सकता हूँ, ये तो हो गया सोशल मीडिया में। अब आपको सीखना है तो कुछ ना कुछ सब्जेक्ट तो लगेगा, तो वो कंटेंट के रूप में मुझे पता चला है कि सोशल मीडिया में जब आप कोई वीडियो बना रहे होते हैं के लिए, तो आप पूरी फैमिली भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये सच है? तो अकेले क्यों एंजॉय करूं भाई। एंजॉय करने का अधिकार सभी को है, और सभी केवल मेरे को मूक दर्शक के रूप में देखें, उससे अच्छा सब शामिल हो जाओ। मतलब ये है कि एक अच्छा परिवेश में पूरी फैमिली मिल करके वीडियोस बना लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा हर मैं फैमिलीज को मोटिवेट करता हूँ, और जो कभी कैमरा फेस नहीं कर पाए हैं, कुछ मेरे ससुराल पक्ष के भी लोग हैं तो जिनको थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, मैंने उनको भी खींच के लाया कि चलो बैठते हैं, करते हैं कुछ। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ों को सीखना, तो ये तो हो गया एक चीज़ जो वीडियो कंटेंट के रूप में दिखता है, सोशल मीडिया में दिखता है। दूसरा चीज़ है जिसको बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि हम रील देखते तो चले जाते हैं, उस रील से हम सीख नहीं पाते।
कुछ फेसबुक पे मैं रील्स देखता हूँ जिसमें एक्सेल सीट के बारे में बहुत बहुत जो टेक्निकल बातें होती हैं, बहुत टेक्निकल सी सीख रहते हैं, वो सारी चीज़ों को मैं अपने व्हाट्सएप पे भेजते जाता हूँ अपने ही नाम हाँ, से, हाँ, अपने को स्टोर करते हैं। जाता हूँ। और उन छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे वीलुकअप हो गया, आपका मैक्रोज हो गए, ठीक है, और इस तरह की जो छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, मैंने उन सभी चीज़ों को भी सीखा है और उससे मैं अपने ऑफिस में जो काम काज है उसको बहुत आसान कर दिया है। अच्छा, तो एडिट वगैरह भी आप खुद करते हैं? हाँ। कैसे करते हैं? लैपटॉप में, कंप्यूटर में? मोबाइल में करता हूँ। वाह, बढ़िया है। तो अच्छा सर, इसी बातों बातों में एक चीज मुझसे छूट गया, जो पीछे थोड़ा सा और चलेंगे। एक सवाल मेरे मन में ये आता है, ये कॉमन है, सभी जगह की घटना है, ज्यादातर लोगों के घर में होता है कि मतलब एक पिता के 3 पुत्र हैं। 3 पुत्र में होता क्या है कि ग्राम पंचायत के द्वारा नॉर्मली जो आपसी बंटवारा है वहीं हो जाता है, गांव में ही हो जाता है। तो ग्राम पंचायत के द्वारा बंटवारा हुआ, बंटवारा होने के बाद होता है कि भाई 3 भाई है तो 3 कागज बने, सभी की प्रॉपर्टी लिख गई कि इतने की जमीन यहाँ यहाँ की इसकी, यहाँ की इसकी, यहाँ की इसकी, और तीनों ने साइन किया। परंतु उसको कहीं तो रजिस्टर्ड करना पड़ेगा जा करके। बिल्कुल। अब रजिस्टर्ड करने के लिए मान लीजिए कि तीनों भाइयों में अच्छा बनाव नहीं रहता, बंटवारा तो ग्राम पंचायत ने कर दिया, परंतु बाद में अब कुछ दिनों बाद अब कह रहा है 2 भाई जो है लड़ रहा है, तीसरा कह रहा है भाई अलग अलग कागज तो करवा ले वहां जा करके। 2 भाइयों का मन ही नहीं है, यार नहीं करते हैं, उसके जमीन पे कब्जा तो हम ही करके रखे हैं, वगैरह वगैरह। तो ऐसी परिस्थिति में जो तीसरा भाई है, जो वो 2 तो नहीं चाह रहे, पर तीसरा चाह रहा है कि भाई मेरे नाम से डिमांड और रसीद जो भी कटता है क्लियर हो जाए, तो वो कैसे करेगा? क्या रास्ता उसके पास है? देखिए, सबसे पहला जो आपसी सहमति से बंटवारा होता है, तो वो तो बहुत ही सामान्य बात है और उसके लिए ग्राम पंचायत का होना या ना होना उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 3 भाई हैं, हमको तीनों को अपने प्रॉपर्टी का अच्छे से नॉलेज है और उसके बाद फिर हम उसको सेपरेट कर रहे हैं और आपसी सहमति से, कोई उसमें विवाद नहीं है, तब के केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डॉक्यूमेंट ही बनेगा और डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ही होगा। दूसरा चीज, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ग्राम पंचायत से मतलब कहीं ना कहीं वो विवाद का विषय था। ग्राम पंचायत उसमें इन्वॉल्व हुआ और उसके बाद फिर जो डिसीजन दिया उसके आधार पर जो डॉक्यूमेंट्स बने। अब उसमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि वो रिटर्न में है, क्योंकि रिटर्न में तो होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत में भी अगर कोई काम हो रहा है तो वो रिटर्न में होगा। तो आप उन रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, अगर कोई आपके 2 भाई नहीं चाह रहे हैं, तब के केस में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सिविल कोर्ट के माध्यम से इन्फोर्स करा सकते हैं। आप डिक्री ले सकते हैं उस जमीन को सेपरेट कराकर अपने नाम पर कराने के लिए। तो अच्छा सर, ऐसी स्थिति में जब हम कोर्ट जाते हैं, तो चूंकि कोर्ट से तो ऐसे भी एक साधारण आदमी डरता है, क्योंकि नहीं, डरना तो नहीं चाहिए। बहुत घुमाते हैं सर वो लोग, खर्च इतना लग जाता है, इंसान का जितनी जमीन नहीं उससे ज्यादा, तो परेशान हो जाते हैं कोर्ट का चक्कर लगा करके। तो एक साधारण मानव के दिमाग में ये तो है, कोर्ट, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल कोई नहीं जाना चाहता। तो अब एक्चुअली क्या होगा, जैसे कोर्ट में मैं दायर किया अपील कि हमारा जमीन को अलग कर दीजिए, बाकी भाई नहीं करना चाहते उनकी मर्जी है, हमारे पास लिखित है कि ये मेरा है। ऐसी परिस्थिति में क्या कोर्ट उनको ही बुलाती है क्या, वो बाकी के जो 2 लोग हैं? हाँ बिल्कुल, उनको भी सुनने का। और अगर वो नहीं आ रहा है तो एक पक्षी कार्रवाई होती है, ये कोर्ट का है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर ग्राम पंचायत ने, ऐसा तो नहीं कि ग्राम पंचायत ने कर दिया तो 100% वो सही है, या हो सकता है कुछ इन्फ्लुएंस्ड व्यक्ति के माध्यम से वो चीजें हो गई। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि कोई ग्राम पंचायत ऐसा करता होगा, लेकिन भाई कोर्ट मौका देती है क्या? तो कोर्ट मौका देती है और बाकायदा वो 2 लोगों को सुनना चाहेगी कि क्यों नहीं आप कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आप यदि किसी को परेशान करने की वजह से अगर आप नहीं जा रहे हैं, तो फिर जो व्यक्ति आवेदन किया है, जो वहां पे पहुंचा है, अपील कर रहा है ग्राम पंचायत की जो निर्णय है उसको, तो फिर वो, तो ये सारे केसेस सिविल कोर्ट में देखा जाता है। सिविल कोर्ट में देखा जाएगा, ये सारे सिविल के विषय हैं। ओके सर। तो सर, आप खाली समय में, अभी जब आपके पास बहुत सारा व्यस्तता, आपके पास मैं जानता हूँ कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जब मैं कभी कभी गया हूँ 1-2 बार, इतनी फाइलें देख करके तो लगता है मैं दब जाना है यहाँ पे, मेरे को उतना सारा काम रहता होगा, इतना सारा। ऐसे में मैं सवाल ये कह रहा हूँ सर कि वैसे में आपके पास पता नहीं कितना खाली वक्त मिलता होगा, जब मिलता है तो आप क्या मजा आता है करने में? वैसे आप कह तो ठीक रहे हैं कि इस ऑफिस में खाली समय मिलना मुश्किल है,
लेकिन व्यक्तिगत जीवन भी होता है और छुट्टी के 2 दिन भी मिलते हैं सप्ताह में। तो ऐसे टाइम पे अगर मेरे पास और भी कुछ बाहरी काम नहीं है, हाउस होल्ड्स के कुछ काम नहीं है, तो फिर मैं मनन चिंतन एक मेरा है जिसको मैं करना चाहता हूँ या करता हूँ। और दूसरा चीज़ है कविताएं लिखना। अच्छा। लिखना भी मतलब उसमें केवल कविताएं नहीं हैं, कुछ ऐसे लेख भी हैं, कुछ सोशल कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हाँ लिखना चाहिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं, सेंसिटिव कुछ टॉपिक रहते हैं, तो उसमें मैं लिखने का पूरा प्रयास पहले बहुत करता था। जब मैं पीएससी की तैयारी कर रहा था उस टाइम पे मेरे पास बहुत सारे शब्द भंडार भी हुआ करते थे। इतने सारे आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपको हर सब्जेक्ट का आपको आप उस लेख को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये पीएससी का कोई विद्यार्थी है लिखने की तैयारी कर रहा है। तो वो मेरे मेंस में सहायता भी किया। लेकिन जब मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ किसी सीन को लेके या किसी ऐसे विषय को लेके, तो मैं कविताएं लिखना अच्छा लगता है। तो कुल मिला के इसको हॉबी माना जाए? हाँ, हॉबी माना जाए। और क्या है? अगर आप चाहेंगे तो मैं एक आध आपको सुना सकता हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल, कुछ आपने लिखा होगा उसको सुनाइए भाई। एक छोटा सा सीन था जब मैं तैयारी कर रहा था। जी जी। उस टाइम पे हमारे जो गुरुदेव थे, जो कोचिंग के टीचर थे, उन्होंने हिंदी में कवित छंद ये हमको सुनाया था कि ऐसे कवित छंद होते हैं। व्याकरण पढ़ा रहे थे बेसिकली, तो कवित छंद उन्होंने हमको बताया। तो मुझे लगा यार कि मैं भी तो कविताएं लिखता हूँ, तो एक ट्राई करूं क्या मैं भी। तो अब आपको कुछ लिखने के लिए कुछ टॉपिक होना चाहिए, कुछ भाव होने चाहिए। जी। तो उस टाइम मेरी भांजी थी, छोटी सी थी, मेरे ख्याल से 1 साल की रही होगी वो। तो मैं उसको इमेजिन किया कि वो कैसे चलती है, वो चलना सीख रही थी। अच्छा। और कैसे चलती है, कैसे गिरती है, उसके पैर में जो घुंघरू लगे हुए हैं वो कैसे आवाज करते हैं। तो उसके बाद फिर मैं उसको इमेजिन किया, बहुत अच्छे से इमेजिन किया। और उसके बाद फिर मैं जो कविता छंद के जैसे चरण होते हैं मैंने ट्राई किया उसको लिखने का। अगर बढ़िया चाहेंगे तो मैं उसको सुनाता हूं। बिल्कुल सर। चंचला के पग चलते कभी ये थाम कर, देखो अब कदम बढ़ते हैं आराम से, छूम छूम ध्वनि कभी करते नुपुर गण, आहा कैसी छवि निहारते सभी ध्यान से, उठी गिरी उठी उठी दौड़ी शीघ्रता से कैसे, मत की प्रयत्न यह यातना तू जान ले, अब बढ़ती जिम्मेदारी बिटिया की महतारी पे सो, पुचकारते हैं तनया को पुनु नाम से। उसका नाम पुनु था। पुनु है मतलब अनिका शर्मा, वो मेरी भांजी है, उसके लिए मैंने ये लिखा था। तो ये मैं अपने आप को परखने के लिए, हालांकि ये एग्जैक्ट कवित छंद है, मैं अपने आप को कभी भी इस तरह से घोषित नहीं किया कि ये कविता छंद मैंने लिख दिया करके, लेकिन हाँ ये कुछ लगता है कि कुछ ज्ञात्मक शैली में कुछ लिखा गया है। और ये तो हो गया, एक आध और आ जाए तो अच्छा था। एक और मैं अपने बेटे के लिए लिखा था, बहुत क्यूट है वो। अभी कितना बड़ा आपका बाबू? मेरा बेटा 2.5 साल का है। अच्छा। 2.25 साल का कोई बच्चा है। तो मैंने जब उसको लिखा, देखिए जब आप इसमें थोड़ा सा मैं लेके आ रहा हूँ कुछ बातों को, कि आप एक गृहस्थ में प्रवेश करते हैं और गृहस्थ में प्रवेश करने के बाद आप में जो सांसारिक मोह माया जिसको कहते हैं वो जुड़ते चले जाते हैं, ऐड होते चले जाते हैं। तो इसी सीक्वेंस में पहले तो नौकरी मिला, फिर सुंदर वाइफ मिले, और उसके बाद फिर सुंदर वाइफ मिली, बोलना ही पड़ेगा आपको। अब आपके पास चारा भी नहीं है सर। तो उसके बाद है ना सर आज तो। हाँ नहीं बोलना पड़ेगा भाई उसके लिए भी कुछ होना चाहिए ना। तो उसके बाद फिर भगवान ने हमारी झोली में एक सुंदर सा बालक भी भेंट किया। तो अब ऐसे तो मुझे लगता था कि यार मैं अपनी भांजी के लिए तो मैं बहुत कुछ लिख देता हूँ, और बेटे के लिए इतना सुंदर है, मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, मैं क्या हो गया मेरी उस इमेजिनेशन को, क्या हो गया। फिर जब वो पहली बार तीज के टाइम पे, जो हरतालिका तीज होती है, उसमें वो मायके गई हुई थी बच्चे को लेके, तब फिर मुझे सोचने का टाइम मिला। जैसे कि मैंने कहा कि जब मुझे वक्त मिलता है
जब मैं खाली था जब वो मैके गई थी तब मुझे कुछ सोचने का अवसर मिला, तो सोचने के लिए तो तब फिर मैं अपने बच्चे को इमेजिन किया और मुझे देख लीजिए पॉडकास्ट भाभी भी देखेंगे। हाँ नहीं बिल्कुल देख रही होगी वो। मैं काटूंगा नहीं काटूंगा, नहीं काटना है। तो अपने बेटे को फिर मैंने इमेजिन किया और मैंने उसे पाया कि एक यही चीज है जो मुझे पूरी तरह से वैरागी होने से रोकता है। क्योंकि आप उसको देख के वैराग्य तो नहीं ले पाएंगे, प्रेम से आप बाहर, जैसे कि मेरा नाम ही सिद्धार्थ है, मैं क्या बोलूं सिद्धार्थ। तो जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध से पहले वो सिद्धार्थ थे, बाद में तो बाद में वो बुद्ध हो गए। तो ये सीन अब कहीं ना कहीं वो होता है हमारे में, मन में आता है भाई हम भी उन चीजों से गुजरते हैं, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। खैर, तो मैंने उस चीज को देखा कि ये बालक जो है वो मेरे वैराग्य न लेने का सबसे प्राइम फैक्टर है, सबसे प्राथमिक कारण है कि मैं इसकी वजह से कभी नहीं ले पाऊंगा, मोह ममता से निकल नहीं ले पाऊंगा। दूसरा चीज ये कि अब मैंने उसको इमेजिन करना शुरू किया, तो पहले तो मुझे वो मानसरोवर के हंस के रूप में दिखा कि उनका जो झुंड होता है उसमें जो बच्चा हंस होता है वो कैसे वो उड़ान कैसे भरते हैं, कैसे वो एक लय एक गति में जब वो चलते हैं, वो एक सीन मैं अपने बच्चे में देख रहा था। दूसरा चीज, जब एक जो बालक है, राग जिसको कहते हैं, अनुराग प्रेम जो है, वो राग ही विरागता का मतलब वैराग्य का एक शरीर, नर का शरीर धारण किए हुए वैराग्यता स्वयं बैठा है। और जब मैं लिखना चाह रहा हूं तो 9 रस है मेरे पास जिन पे मैं लिख सकता हूं, लेकिन उसमें जो 10वां रस है वात्सल्य जिसे हम कहते हैं वो ज्यादा भारी पड़ रहा है। जो बालक है मेरा, उसकी वो जब चल रहा है अपने पैदल, जब वो अपने नन्हे नन्हे कदमों से चल रहा है, तो कोमल से जो पद छाप जब बन रहे हैं, तो जैसे ही मैं उसको संभालने के लिए, अगर वो गिर रहा है तो जैसे ही मैं उसको संभालने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा हूं, तो वो जो किलकारी गूंजती है जब बच्चा दौड़ के आगे भागता है, जो किलकारी जो गूंजती है वो मैं सोच रहा हूं, उसके चेहरे को मैं सोच रहा हूं। तो कविता कुछ इस प्रकार है। मानसर कामराल गति अति लय ताल, राग ही विरागता का नर तन धारी है। लेखनी पे रस नव शिवु करे कलरव, रस पर रस 10 दिखी अति भारी है। कोमल से पद छाप करे जैसे जग नाप, बढ़ती हथेली से जो गूंजी की लिकारी है। रूप गौर छवि श्याम मन नयनाभिराम, बिरंची के रची शिवु कृति बड़ी प्यारी है। क्या बात है सर, बहुत अच्छा। तो ये मेरे बालक के लिए सर एक आधा और कुछ हो जाए। एक और था जिसको मैंने बताया कि वाकई में जो तीज के समय जो छोड़ के गया मुझे फिर से रिपीट आप किए हैं, मैंने बोला। तो उस टाइम पे जब याद आती है, ऐसे तो लगता है कि भाई छोटा सा बच्चा है, सुसु पोटी भी रूम में है तो एक स्मेल सा रहता है, लेकिन जब वो नहीं रहा वहां पे नहीं है वो, तो वो सब चीज खुशबू लगता है। सही है। फिर वो एहसास आता है। तो फिर मैं उसको लिखा, अपने फ्लो में लिखा उसको मैं। जी। तारा वो तो बाल रूप दीप्त सारा जग है मेरा, नियति का फूल शिव गोद में सुहाता है। टुक टुक पलकों को नहीं है विराम अब, सारी सारी रात ममता को तू जगाता है। जाते ननिहाल याद छोड़ अपने का अब, कमरे की गंध वो सुगंध सा अभाता है। लाल मेरे निशा शांत निद्रा कैसे आती नहीं, याद तेरी सूखी आंख रात में भिगाता है। क्या बात है सर। तो ये एक दूसरा उदाहरण था मेरे। सही। एक ना अभी बात किसानों आपके पास तो अलग अलग प्रकार के लोग आते जाते हैं,
अब इस देश में जय जवान जय किसान चलते ही रहता है, जी। कुछ उनके लिए भी सुना सकते हैं क्या? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि जब भी मैं कुछ ऐसे विषय को देखता हूँ जिससे मुझे सोच आता है, एक भाव आता है, मैं तब ही लिख पाता हूँ। बिल्कुल। और इसी परिप्रेक्ष्य में जब मैं अपने गांव गया हुआ था और उस टाइम पे जब खेत अपन भ्रमण करते रहते हैं तो जो अधियारा होते हैं, वो अधियारे को देख के और एक किसान के लिए मेरे मन में जो भाव उत्पन्न हुए, मैंने वो लिखा और उसको मैंने अपने फेसबुक पे पोस्ट किया था। वो आप कहेंगे तो मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी वो कविता है। तो मैं उसको देख के आपको सुनाता हूँ। और खेत में जब वो धान छिड़का या गेहूं छिड़का, उसके बाद जो वो अंकुरण होगा, उस पौधे के बारे में मैं सोचूंगा। वो अंकुरण कैसे झंझावातों में और जो आंधी तूफान आते हैं उसमें कैसे वो स्थिर रहता है, उसके संघर्ष को सोचूंगा। और इन सब के बाद जो किसान की वास्तविक स्थिति है, उसके ऊपर जो समाज का दबाव है, उसके ऊपर जो कर्ज का भार है, और इसके बाद भी उसके चेहरे पे जो मुस्कान है, उसके घर में जो शांति है, मैं वो भी सोचूंगा। उसके गांव में कभी अकाल जिसको कहते हैं, वो मैं सूखापन जिसे कहते हैं, मैं वो सोचूंगा। और उसके लिए जो प्रयास किया जाता है समाज के द्वारा, सो कॉल्ड समाज जिसको मैं कहना चाहूंगा, वो प्रयास जो समाज के द्वारा किया जाता है, मैं वो भी सोचूंगा। और अंत में उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही मैं सोच पाऊंगा। तो ये इसको मैंने कुछ पंक्तियों में मैंने लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नवहरित बोध नवतप उपवन की अंकुर कैसे मन भाता है, वह तृण समान जब उगता सा घिरघोर पवमान में थिरता सा, नभ और तनिक गतिमान हुआ, तन भेद धरा यह भान हुआ, वह जीवन राग बिल पाता है, यह देख हलधर मुस्काता है। दृढ़ अनुराग में न मोह रहा, काया किंचित अवरोह रहा, दुर्बलता की परिभाषा बनता, पंक लेप से जीवन संता, धन्ना कीट अब पाल रहा, किस बात का और मलाल रहा, न बगिया मेरी अब थाती है, फिर भी चारू मुस्काती है। चारू मतलब पत्नी, चारू सुंदर स्त्री जो होती है, पत्नी के लिए मैंने उसको संदर्भित किया। आखिरी में जो पत्नी वाला मामला है तो आपने कवर अप भी किया है। अभी जो रायता हमने फैलाया है ये किसान की पत्नी है। अच्छा मैं तो सास की सेवा को। धन्ना कीटप पाल रहा, किस बात का और मलाल रहा, न बगिया मेरी अब थाती है, फिर भी चारू मुस्काती है। 2 जून तरसता पानी को और सहता रहा मनमानी को, क्या मान रहा मुझको निर्बल या भेंट रहा मुझको मखमल, तुम पूज रहे अन्नपूर्णा को, मैं ध्यानता रहा अपर्णा को। तुम में मुझ में क्या सममान बना, कभी गांव मेरा श्मशान बना, मैं देख रहा अवसान अपना और बुन रहा एक नव सपना। प्रयास हर थाली में परोसा जाता है, यही देख हलधर मुस्काता है। कमाल है सर। तो ये जो चीज़ें थी वो किसान बंधुओं के लिए थी, जो भाव मेरे अंदर आया। मैंने उनको देखा कि भाई उनका शरीर जो रहता है वो कैसे दुर्बलता की परिभाषा ही है, वो पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, वो नीचे जा रहे हैं। अभी भी वही दशा है उनकी। खैर अभी तो काफी कुछ सुधार है उनमें, बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ पहले की अपेक्षा अब काफी कुछ सुधार है जी। और अब थोड़े तकनीक भी वो लोग सीखने लगे हैं। आज के बच्चे किसान, आज के बच्चे जो है, कई लोग तो कहते हैं अच्छे अधिकारी कर्मचारी पढ़े लिखे लोग भी वापस खेती की ओर जी बिल्कुल जा रहे हैं, और ये अच्छा है, होना भी चाहिए। तो सर आज पूरे दिन हम लोगों ने लगभग 1.5 घंटे हमने बात किया है। पता नहीं चला मुझे। हम लोग को पता नहीं चला कि 1.5 घंटे हम लोगों ने बात किया। और जो भी मेरा सवाल था वास्तव में आपने बहुत अच्छे तरीके से उसका जवाब दिया जी। और इससे उम्मीद है कि जिस क्षेत्र से आप आते हैं उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं होंगे, आम लोगों को होता रहता है, लगभग हमने समाहित किया था सारे सवाल जो आम लोगों के हो सकते हैं जी। तो उसका जवाब मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने दिया है उनको जी।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि हमारे साथ आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे श्री सिद्धार्थ शंकर मिश्रा जी। उम्मीद है कि आपने इतने देर की बातें सुनने के बाद जो सवाल मन में होगा इस क्षेत्र से, उसका जवाब हमने दिया है। हमने पहले भी कहा था कि ये कुर्सी वही रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, इसलिए हमारे साथ आप बने रहें। धन्यवाद।